हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, काफ़ी मंथ से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज ऑफ माय पर्सनल रीजंस। बट एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं और आज से हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, सो टाइम भी बहुत कम है। बट पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत से लोगों ने मुझसे नोट्स के लिए अप्रोच किया, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सका। लेकिन मैं इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो आज हम मतलब सप्त धातुओं को स्टार्ट करने वाले हैं, जिनके अंदर हमने 3 धातुओं को पहले ही पढ़ रखा है। कौन कौन सी? रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु। इनको हमने पहले ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेद धातु को, जो कि हमारी चौथी धातु है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे थे मेद धातु। हमने इससे पहले 3 धातुएं पढ़ी थी, जो रस, रक्त और मांस। आपने अगर उसे हम मेरे लेक्चर से पढ़ा हो तो आपको 100% आसान लगा होगा, और आपके जो कमेंट्स आते हैं, लाइक्स हैं, उनके थ्रू मुझे पता चलता है कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको वो तीनों धातुएं आसान लगी थी और समझ में आ गया था, उसी तरह आपको आज चौथी धातु यानी मेद धातु भी समझ आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं, आप ध्यान से थोड़ा पढ़ना। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है मांस धातु से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि रस से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस धातु की उत्पत्ति होती है, और मांस धातु से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। यह मैंने पिछले 3 जो धातुएं पढ़ाई है उसमें भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मेद धातु में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि मेद धातु जो है वो तीसरी कला है। ठीक है, जिसको हम मेदोधरा कला कहते हैं। यानी कि कला का क्या अर्थ है? कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, यानी हमारी बॉडी में जो तीसरी मेम्ब्रेन है वो है मेदोधरा। ठीक है, जो प्राणियों के उदर तथा छोटी अस्थियों में रहती है। इसके बाद हम देखेंगे कि मेद धातु का प्रमाण कितना होता है। तो मेद धातु का प्रमाण होता है 2 अंजलि, और मेद धातु का मल क्या होता है? स्वेद होता है। ठीक है, स्वेद मतलब होता है पसीना। ठीक है, उसके बाद मेद धातु की उपधातु क्या होती है? तो मेद धातु की उपधातु होती है स्नायु। स्नायु को हम मॉडर्न में कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम मेद धातु के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मेद धातु के हम मेनली 3 कार्य पढ़ते हैं, और इतना ही काफ़ी है याद रखने के लिए। ठीक है, तो मेद धातु क्या होता है? मेद धातु स्नेह रूप में संचित रहता है, यानी हमारी बॉडी में स्नेह रूप में रहता है। यानी हमारी बॉडी पे जो यानी बॉडी या फेस पे जो ऑयली पदार्थ सा लगता है ना, वो मेद धातु ही है। तो स्वेद को उत्पन्न भी यही करता है। ठीक है, स्वेद मतलब मैंने स्वेद बता ही दिया था आपको, जो कि मेद धातु की वजह से उत्पन्न होता है, और इसका मल है ये। उसके बाद शरीर को दृढ़ करता है, यानी शरीर को मजबूत करता है, और अस्थियों को पुष्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये अस्थियों के बीच में जो संधि होती है ना, जो उनके बीच में मेद धातु रहती है। ठीक है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये रहा कि ये छोटी अस्थियों में रहती है। ठीक है, तो छोटी अस्थियों में रहती है और हमारी अस्थि को दृढ़ यानी कि मजबूत बनाती है। ठीक है, अस्थियों को पुष्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे मेद धातु के क्षय लक्षण, यानी अगर हमारी बॉडी में मेद धातु की कमी हो जाए या मेद धातु का क्षय हो जाए तो उसके क्या लक्षण आते हैं हमारी बॉडी में। तो संधियों में स्फुटन और शून्यता होती है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि संधियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि संधियों के बीच में मेद धातु होती है। ठीक है, जिससे वो स्मूथली संधियां अपना वर्क करती हैं। ठीक है, उठने बैठने में वो स्मूथली वर्क करती हैं। लेकिन अगर मेद धातु का क्षय हो गया है तो अब संधियों में से स्फुटन यानी टूटने जैसी आवाज़ आएगी, चटपट की आवाज़ आएगी उठने और बैठने पर। ठीक है, और उसमें शून्यता आ जाएगी। ठीक है, शरीर में कृशता और रुक्षता, यानी कि शरीर जो है वो पतला हो जाएगा, और शरीर में रुक्ष यानी शरीर जो है वो रुक्ष हो जाएगा। उसके बाद प्लीहा वृद्धि भी मेद क्षय का लक्षण है। ये आप एक अलग पॉइंट याद रखना कि जो प्लीहा की अगर वृद्धि हो जाती है तो मेद धातु के क्षय की वजह से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेद वृद्धि के लक्षण, यानी अगर मेद धातु बढ़ जाए तो उसके क्या लक्षण आते हैं। तो अंगों में शिथिलता, श्वास कास आदि रोग। ठीक है, यानी सांस लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, अंगों में शिथिलता होती है, तथा शरीर में दुर्गंध आती है। ठीक है, क्योंकि अगर मेद की वृद्धि हो गई है तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी और उससे शरीर में दुर्गंध आएगी। इसके बाद मेद अगर बढ़ जाता है तो उसकी चिकित्सा क्या होती है? तो उसकी चिकित्सा होती है गुरु और अपतर्पण द्रव्यों का सेवन। ठीक है, अपतर्पण क्या होता है ये आप आगे अष्टांग में भी पढ़ोगे कि अपतर्पण और संतर्पण क्या होता है, उनके द्वारा कैसे चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पर आप याद रखना, मेद वृद्धि में हम गुरु और अपतर्पण द्रव्यों का सेवन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेद व स्त्रोतस कौन से होते हैं। तो वृक्क और उपावहन,
ये दोनों क्या होते हैं, मेद व स्त्रोतस होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेदज रोग कौन कौन से होते हैं, यानी मेद धातु की वजह से जो रोग होते हैं, उसके कम होने या ज़्यादा होने की वजह से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो ग्रंथि की वृद्धि, ठीक है, दो ग्रंथि मतलब होता है ग्लैंड्स, उनकी वृद्धि, और दूसरा है गलगंड यानी कि गले का रोग है ये, अर्बुद, ठीक है, अर्बुद एक वैसा हो जाता है, मतलब अर्बुद किस टाइप में कह सकते हैं, एक पिंड रूप में, ठीक है। इसके बाद मधुमेह आदि, ठीक है, मधुमेह तो आपको पता ही होगा क्या होता है, डायबिटीज, ठीक है। तो ये सारे जो रोग हैं ये मेदज रोग होते हैं, इतना आप याद रखना, ठीक है। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, मेदसार पुरुष, यानी कि जिस पुरुष के अंदर मेद अपनी मतलब जितना होना चाहिए उतना अगर होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और किसको हम मेदसार पुरुष कह सकते हैं। तो ऐसे पुरुष के मूत्र और स्वेद और स्वर आदि स्निग्ध होते हैं, यानी जो पुरुष मेदसार होगा उसका मूत्र, स्वेद और स्वर आदि स्निग्ध होगा, ठीक है। शरीर विशाल होता है, यानी कि बड़ा शरीर होगा। यह मेदसारता धन सुख उपभोग प्रद जीवन तथा सुकुमारता को बताती है, यानी कि अगर कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत हेल्दी है, तो इससे पता चलता है कि उसके पास धन सुख और उपभोग प्रद जीवन है, यानी कि बहुत ही अच्छा लाइफ वो जी रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं मेदसार पुरुष के लक्षण। इतना हमने मेद धातु में पढ़ा, इतना ही काफ़ी है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो बहुत है। वैसे तो इसमें मैंने श्लोक्स एक भी नहीं बताए हैं, लेकिन अगर आप एक दो श्लोक्स भी इसमें लर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि श्लोक्स आपको कौन से लर्न करने चाहिए, श्लोक्स आपको इसमें लर्न कर सकते हो आप, इसके जो मेद धातु के कार्य हैं उसका एक श्लोक लर्न कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेद धातु के बारे में कुछ भी अगर मतलब थोड़ा सही से श्लोक मिल जाता है जो आसानी से याद हो जाए, जैसे मेद क्षय और मेद वृद्धि, इन दोनों के श्लोक याद कर सकते हो, बहुत आसान है, अष्टांग हृदय की बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको उठा सकते हो, ठीक है। तो ये दो श्लोक सो ही जाएंगे, तो यही काफ़ी है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो और याद रखते हो मेद धातु में, और एग्जाम में अगर मेद धातु आ जाती है तो आप आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा मेद धातु खत्म होता है। अब इसके आगे हम पांचवी धातु अपनी पढ़ेंगे, ठीक है। वो पांचवी धातु हमारी कौन सी है, अस्थि, ठीक है। तो अस्थि धातु को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, पसंद आया और समझ में आ गया, मेनली आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।